आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 19 दिसंबर 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे इसराइल में ईरान की बड़ी सेंधमारी, नेवी और एयरबेस के सीक्रेट्स, चुपचाप तेहरान पहुंचे, अमेरिका भी आया निशाने पर। एक्स इसराइली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट का आईफोन हुआ हैक, ईरानी हैकर्स ने मैसेज लीक करके किया दावा, नेतन्याहू की हुकूमत पलटने की कर रहा था तैयारी, मच गई हलचल। लेबनान में हिजबुल्ला को निहत्था करने की तैयारी, फ्रांस, लेबनानी आर्मी, हुकूमत एक साथ आए और वेस्ट बैंक की मस्जिदों और अल-अक्सा मस्जिद पर सख्ती, जुमे की नमाज फिर इसराइली कंट्रोल में। शुरुआत करते हैं इस शो की। ईरान का जासूसी दिमाग बहुत तेज निकला। इसराइल में उसका एक बंदा इसराइली सिक्योरिटी सिस्टम की नाक के नीचे बैठकर जबरदस्त तरीके से अहम दस्तावेज और इंफॉर्मेशन जुटाता रहा और ईरान को भेजता रहा। इन लोगों को पता ही नहीं चला। जब तक इसराइल को भनक लगी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक वो जासूस इसराइल की नेवी और आर्मी से जुड़े कई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स ईरान पहुंचा चुका था। सिर्फ इसराइल ही नहीं, उसने अमेरिका की नेवी को भी अपना शिकार बनाया। आइए समझते हैं कि 19 दिसंबर को इसराइली मीडिया ने इस पूरे मामले पर क्या लिखा। अखबार लिखते हैं कि दिलचस्प बात यह है कि जो शख्स ईरान के लिए जासूसी कर रहा था वो ना ईरानी था, ना इसराइली था और ना ही फिलिस्तीनी था, बल्कि वो एक रशियन सिटीजन था, पुतिन के मुल्क का। खबर के मुताबिक शिन बेत, जो कि इसराइल की इंटरनल एजेंसी है, वो और एक सरकारी डिफेंस सिक्योरिटी की एजेंसी है, उसका नाम है मेलमैब। इन्होंने एक रशियन फॉरेन वर्कर को ईरान के लिए जासूसी करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। इस शख्स का नाम विताली है, उम्र करीब 30 साल की है। वो फॉरेन वर्कर परमिट पर इसराइल आया था काम करने के लिए। उसे दिसंबर 2025 की शुरुआत में पकड़ा गया, जिसकी खबर आज बाहर आई। जांच में सामने आया कि विताली ने अक्टूबर 2025 में एक ऐसे शख्स से कांटेक्ट बनाया जो खुद को रोमन बताता था और दावा करता था, रोमन नाम अपना बताता था और दावा करता था कि वो मॉस्को में रहने वाला एक रशियन है। लेकिन बाद में पता चला कि वो दरअसल एक ईरानी इंटेलिजेंस ऑपरेटर था। आर्मी रेडियो के मुताबिक विटाली लंबे वक्त तक इसराइली सिक्योरिटी सिस्टम की आंखों में धूल झोंकता रहा और उसने दर्जनों बेहद सेंसिटिव वीडियो रिकॉर्ड किए। उसने हाइफा बंदरगाह, अशदोद बंदरगाह और इलात पोर्ट यानी इलात बंदरगाह में मौजूद इसराइली और अमेरिकी नेवी के मिलिट्री जहाज और हाइफा की ऑयल रिफाइनरी जैसी जगहों के फोटो और वीडियो बनाए, बहुत से सेंसिटिव डॉक्यूमेंट जुटाए और तेहरान पहुंचाए। आखिरकार वो उस वक्त पकड़ा गया जब वो इसराइल के रामत डेविड एयरफोर्स बेस पर हवाई अड्डे की शूटिंग कर रहा था। इस बार वो फुटेज अपनी ईरानी हैंडलर्स तक नहीं भेज पाया और यहीं पर पूरा मामला बेनकाब हो गया। कुल मिलाकर ये केस दिखाता है कि इसराइल के अंदर ईरान से जुड़ी जासूसी कितनी गहराई तक पहुंच चुकी थी, और वो भी एक ऐसे शख्स के जरिए जिस पर शायद किसी को शक तक नहीं था, क्योंकि उसकी नेशनलिटी रशियन थी। इसराइल में एक और खेल हो गया। ईरान के हैकर्स साबिक इसराइली वजीर आजम के फोन के अंदर तक घुस गए। जी, पूर्व प्रधानमंत्री के फोन के अंदर। ईरान से मंसूब हैकर ग्रुप हंदाला ने दावा किया है कि उसने साबिक इसराइली वजीर आजम नफ्ताली बेनेट का आईफोन हैक कर लिया है। आईफोन ग्रुप के मुताबिक फोन से कॉन्टैक्ट्स, प्राइवेट चैट्स और फैमिली फोटो समेत बहुत हसास, बहुत सेंसिटिव डाटा निकाला गया है। ईरान से जुड़े हैकर ग्रुप हंदाला ने दावा किया कि उसने साबिक इसराइली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट की कम्युनिकेशन से जुड़े हुए करीब 2 लाख मैसेजेस जारी किए हैं। ग्रुप का कहना है कि ये डेटा पहले से अलग और नया है। ऑनलाइन बयान में हंदाला ने बिना सबूत के ये भी दावा किया कि लीक हुए दस्तावेज दिखाते हैं कि बेनेट आर्मी का आईडीएफ का इस्तेमाल करके नेतन्याहू को गद्दी से हटाकर उसका तख्ता पलट करके पीएम की कुर्सी फिर से कब्जाने का प्लान बना रहा था। बेनेट की तरफ से इन इल्जामों पर फिलहाल कोई तफसीली जवाब सामने नहीं आया। अगर जवाब आया तो और मैसेजेस खुल जाएंगे। हंदाला ग्रुप ने हैक के बाद बेनेट के नाम एक पैगाम भी जारी किया, जिसमें उसकी साइबर सिक्योरिटी की शेखी का मजाक उड़ाया गया। ईरानी हैकर्स का कहना है कि आईफोन 13 जैसे महफूज डिवाइस की सिक्योरिटी का यूं टूट जाना बहुत कुछ बताता है।
शुरुआत में बेनेट के दफ्तर ने, इसराइली जो प्राइम मिनिस्टर रह चुका है बेनेट, उसके दफ्तर ने हैकिंग की खबर को मुस्तरद किया, लेकिन बाद में इसराइली मीडिया को बताया गया कि उसके टेलीग्राम अकाउंट तक बाहरी जराए से रसाई हासिल की गई थी। बेनेट के दफ्तर के मुताबिक ये मामला अब इसराइल की सिक्योरिटी एजेंसियां और साइबर एक्सपर्ट्स देख रहे हैं और हैक हुआ फोन इस वक्त इस्तेमाल में नहीं है। मजाक भी उड़ रहा है सिक्योरिटी एजेंसीज का कि भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, ये सब हो रहा है एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ। मुख्तसर सी बात यह है कि दावे बड़े बड़े थे इसराइल की सिक्योरिटी के, मगर आईफोन कागज की दीवार निकला। लेकिन अपना सवाल तो ये है कि आईफोन 17 के ज़माने में ये मिस्कीन बेनेट आईफोन 13 क्यों इस्तेमाल कर रहा था। अरे यार एक्स प्राइम मिनिस्टर क्या यार। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और खबर देखते हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार छीनने का खतरनाक खेल अब लगभग शुरू हो चुका है। लेबनान की हुकूमत, लेबनानी आर्मी और फ्रांस तीनों इस गेम में अपने अपने रोल में नजर आ रहे हैं। खतरा इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने लगातार साफ अल्फाज में कई मरतबा ये कहा है कि हिजबुल्लाह हथियार नहीं डालेगा, सरेंडर नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे दिसंबर का महीना खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है और 31 दिसंबर की तारीख करीब आ रही है, लेबनान की जमीन पर कुछ बड़ा मोड़ आता हुआ महसूस हो रहा है। वेस्ट का प्रेशर, अमेरिका का प्रेशर बहुत तेज है और इस दौरान इसराइली हमले लेबनान पर रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब असली सवाल यह है कि लेबनान ने जो प्लान बनाया है, लेबनान की हुकूमत ने, क्या उसके तहत हिजबुल्लाह को दिसंबर के आखिर तक, 31 दिसंबर तक बेहथियार करके एक आम सियासी जमात की तरह जीने पर मजबूर किया जा सकेगा या नहीं। इसी बीच फ्रांस की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बताया कि लेबनान की आर्मी के चीफ ने पेरिस में हुई मीटिंग्स के दौरान इस बात पर रजामंदी जाहिर की है कि हिजबुल्लाह को बेहथियार करने की प्रोसेस में जो भी प्रोग्रेस होगी उसे बाकायदा डॉक्यूमेंट किया जाएगा। ये बात उस वक्त सामने आई जब इंटरनेशनल एनवॉयज के साथ लेबनान की सिक्योरिटी सिचुएशन पर बातचीत हुई है। अमेरिका के प्रेशर और इसराइली हमलों के खतरे के बीच लेबनान ने एक प्लान अप्रूव किया है जिसके तहत लेबनानी आर्मी को लितानी दरिया के साउथ में, यानी इसराइली बॉर्डर से तकरीबन 30 किलोमीटर के इलाके में हिजबुल्लाह को साल के आखिर तक बेहथियार करना है। किसे? लेबनानी आर्मी को। लेकिन इसराइल पहले ही लेबनानी आर्मी की काबिलियत पर सवाल उठा चुका है कि ये नहीं कर पाएंगे और खुद हिजबुल्लाह ने भी हथियार डालने की हर अपील को बार बार खारिज किया। इट मीन्स कि मामला सेंसिटिव है। फ्रांस के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि इन मीटिंग्स में लेबनान में स्टेट के हाथ में हथियारों की पूरी मोनोपोली बहाल करने के प्लान पर कुछ प्रोग्रेस नजर आई है, यानी कुछ तो हथियार छीनना शुरू हो चुके हैं हिजबुल्लाह के। प्रोग्रेस का मतलब यही है। लेबनानी आर्मी चीफ ने भी साफ किया कि इस काम को आगे बढ़ाने के लिए आर्मी को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। फैसला ये भी हुआ कि ज़मीन पर होने वाले हर एक्शन को, चाहे वो हथियार के स्टॉक ख़त्म करना हो या टनल नेटवर्क तोड़ना, बाकायदा रिकॉर्ड में लाया जाएगा ताकि सिर्फ कोई हवा में बातें ना हो सकें, दर्ज हो कहाँ किस दिन कौन सा ढांचा ढाया गया हिजबुल्लाह का। ये सब कुछ सीज़फायर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के तहत किया जा रहा है, यानी आने वाले दिनों में लेबनान की ज़मीन पर एक बेहद सेंसिटिव और ख़तरनाक मरहला देखने को मिल सकता है जिसके असर पूरे रीजन पर पड़ सकते हैं। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में जुमे की नमाज के बाद इसराइली फौज ने एक बार फिर सख्ती दिखाई। फ़लस्तीनियों को फिर से शर्मिंदा किया गया। बैतलहम के वेस्ट में मौजूद कस्बे हुसान में मिलिट्री रेड के दौरान इसराइली ऑक्यूपेशन फोर्सेस ने नमाज पढ़ने आए लोगों को चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें कैद जैसी हालत में रोक कर रखा गया। नमाज के बाद लोग बाहर भी नहीं निकल पाए और इस दौरान पूरा इलाका इसराइली फ़ौज के कंट्रोल में रहा या उसकी दादागिरी में। उधर कब्जे वाले यरूशलेम में भी अल-अक्सा मस्जिद के लिए हालात आसान नहीं थे। जुमे से पहले ही इसराइली पुलिस ने नमाजियों के एंट्री पर पाबंदियां लगा दी, रास्ते बंद कर दिए, चेकिंग बढ़ा दी गई और सैकड़ों लोगों को अल-अक्सा तक पहुंचने से रोक दिया गया। हर जुमे की तरह इस बार भी इबादत को सिक्योरिटी के नाम पर टारगेट किया गया। इसराइल ये हर बार करता है, फ़लस्तीनी ये हर बार झेलते हैं। अल-अक्सा मस्जिद के बाहर की एक तस्वीर आप देख ही रहे हैं। इसराइली पुलिस ने जो है पूरी तरीके से एक्सेस जो थी मस्जिद में जाने की वो पंगु बना दी, हैंडीकैप्ड कर दी। लोग जुमे की नमाज़ पढ़ने ना जा सकें उसके लिए ये हर बार खड़े हो जाते हैं। कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा अपनी ही मस्जिद में ये डिसाइड करते हैं। और फिर हमारे यहाँ के कुछ चमन ये कहते हैं कि
اس نے حملہ کیا، یہ کرتے ہیں. ارے پوچھو نا یہاں کیا ہوگا. خیر ان سے کیا پوچھنا، وہ تو ویسے بھی ہر وقت مسجد کے آگے ڈھونپوں کرنے والے دماغ کے لوگ ہیں. IOF ایتھنیکلی کلینزنگ ویسٹ بینک ریفیوجی کیمپس، 44,000 ڈسپلیسڈ. اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ یوں سمجھیے کہ پوری طریقے سے ایک نسلی صفایا کر رہے ہیں. ویسٹ بینک کے جو ریفیوجی کیمپس ہیں، ریفیوجی کیمپس کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کی زمینیں تو ان سیٹلرز نے چرا لی، ان ڈکیتوں اور بھومافیاؤں نے چھین لی. جو نقبہ ہوا تھا اپنی حد سے آگے ہی بڑھ گئے، UN نے جو طے کیا تھا اس کے بعد. تو یہ لوگ تو ان کے تو کیمپس بن گئے اپنی ہی زمین پہ ریفیوجی ہو گئے، اس میں رہتے تھے. اب وہاں پر بھی بلڈوزر چل رہا ہے، گھر گرائے جا رہے ہیں. جو لوگ بھی بلڈوزر کو انجوائے کرتے ہیں، یاد رکھیے گا جن معاملوں میں مظلوموں پر بلڈوزر چلتا ہے ان کی بات کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا بہت جلدی اس سے بھی بڑا کچھ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے. کیونکہ جو لوگ ظلم کو انجوائے کرتے ہیں ظلم کو جھیلتے بھی ہیں. اس لیے کبھی بھی ظلم کو انجوائے نہیں کرنا چاہیے. تو ان لوگوں کے اوپر جو بلڈوزر ان کے گھروں پر چل رہا ہے اس کی UN تک میں مذمت ہو رہی ہے، UN کی ایجنسیز تک کہہ رہی ہیں، ہیومن رائٹ واچ تک کہہ رہا ہے. امریکہ کو بھی بیان دینا پڑا تھا کہ ہم قبضانے نہیں دیں گے ویسٹ بینک کو، لیکن انہیں پتا ہے روز بلڈوزر چل رہا ہے. تو 44,000 لوگ ڈسپلیسڈ ہو چکے ہیں اب تک. 44,000 فلسطینی ایک کیمپ میں رہ رہے تھے. کیمپ ویسا نہیں ہوتا، بلڈنگز بنی ہوتی. ایک ریفیوجی کیمپ میں رہ رہے تھے اپنی زمینوں کے کھو جانے کے، قبضائے جانے کے، لٹ جانے کے بعد. اب وہاں سے بھی وہ بے دخل ہو گئے ہیں. لیکن یہ اپنے گھر میں اپنی زمین پر ایک دن بہت جلدی عالیشان گھر بنائیں گے. یہ ہم اور آپ دیکھیں گے، ورنہ ہماری نسل تو ضرور دیکھے گی اگلی. آج افغانستان میں 5.7 کا ارتھکویک آیا، اور وہاں جس طریقے کے پہاڑوں میں گھر ہوتے ہیں، کچے ہوتے ہیں، پتھروں کے ہوتے ہیں، ان سے جو ہے تھوڑا بہت نقصان تو ضرور ہوا. بہت زیادہ جو ہے اس کی جانکاری نہیں ہے. یہ کہا گیا ہے کہ اس کی گہرائی لگ بھگ 10 کلومیٹر نیچے تھی. ہند کش ریجن میں یہ زلزلہ آیا تھا. دبئی میں بارش ہو رہی ہے اور کل سے ہی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے آج کئی فلائٹس کو کینسل کرنا پڑا. ARN نیوز سینٹر نے بتایا. اور ویدر کنڈیشن جو تھیں وہ زیادہ ایڈورس تھیں، بارش، موسم خراب، دھند، یہ سب وغیرہ. اس کی وجہ سے فلائٹس کینسل ہوئی، لوگوں کو دقتیں آئیں. گلف ٹوڈے نے لکھا ہے کہ ہیوی رین ایکسپیکٹڈ انٹل سنڈے. تو یہ بارش کا سلسلہ آج ہی ختم نہیں ہونے والا، بلکہ اتوار تک چلے گا. ابھی 2 دن اور دبئی سمیت پورے UAE پر اور مڈل ایسٹ کی کچھ اور ممالک پر بادل جو ہیں وہ برستے رہیں گے. کہیں کہیں تو وہ سیلاب جیسی سچویشن جو ہے وہ آ چکی، وہ اس میں بہت سی چیزیں بہتی ہوئی نظر آئیں. تو ابھی یہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. وہ شخص جس نے بانڈی بیچ پر حملہ وروں کو پکڑا تھا آسٹریلیا میں، وہ سیریا کا شخص احمد الاحمد، اس کو $2.5 ملین لوگوں نے جٹا کر فنڈ ریز کر کے اس کی ہمت کے لیے، اس کی داد کے طور پر اسے نذرانہ پیش کیا ہے، اسے ہدیہ پیش کیا ہے کہ تم یہ $25 لاکھ کے حقدار ہو. ذرا ملٹیپلائی کریے. ایک ہمت انسان کو ہیرو بنا دیتی ہے. مطلب یہ سمجھیے نفرت جتنی پھیل سکتی تھی آسٹریلیا والے معاملے پر، ایک احمد الاحمد کی ہمت نے ساری نفرت کے چہروں کو نوچ کر رکھ دیا. لوگ بھنا ہی نہیں پا رہے، یہاں سے لے کر، ہمارے یہاں سے لے کر باہر تک بھنا ہی نہیں پا رہے ہیں کہ یہ کہیں کہ یہ مسلمان، وہ کہیں گے یہ احمد الاحمد کیا ہے، اس نے بھی تو یہودیوں کو بچایا. یہ اسلام ہے جو لوگوں کو بچانے کو کہتا ہے. باقی چنگو منگو نے جو پڑھا ہے اور جو آتنکوادی بتاتے ہیں، وہ اسلام ان کا ہی ہے، دنیا کا نہیں ہے، اللہ کا نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے.